हाँ जी बच्चों, तो सरफेस केमिस्ट्री में हम दो तीन इंपॉर्टेंट फिनोमिना पढ़ते हैं जिनको सरफेस फिनोमिना बोलते हैं। सरफेस पे कुछ हरकतें चलती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो हरकत है जो सरफेस पे होती है दैट इज एड्सॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन फर्क है, ए बी, एब्जॉर्प्शन अलग है, एड्सॉर्प्शन अलग है ना। वो जो एड्सॉर्प्शन अलग ही फंडा है, ये पढ़ना है हमने यहाँ पे। तो एड्सॉर्प्शन होता है सरफेस पे एक्युमुलेशन, सरफेस पे एक्युमुलेट होना पार्टिकल्स का, इकट्ठा होना पार्टिकल का, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, सॉरी एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्ब होना जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया किसी चीज को, है ना, वो होता है अंदर चले जाना। अंदर मतलब बल्क में चले जाना, समझ में आ रही बात। तो कोई चीज जब बच्चों एब्जॉर्ब होगी तो वो पार्टिकल्स अंदर चले जाएंगे, बल्क में चले जाएंगे। बल्क का मतलब होता है, बल्क बोलते हैं अंदर, है ना। सिर्फ सरफेस पे रहते हैं तो उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। ये सरफेस फिनोमिना है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। So can you repeat what you just said? आपका वॉइस हाँ, ब्रेक हो रहा था। अच्छा एक मिनट फिर से बता दूं। तो अर्नब, ये एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है अर्नब, सरफेस पे एक्युमुलेट होना, पार्टिकल्स का इकट्ठा होना, अट्रैक्ट होना सरफेस पे सिर्फ। ठीक है। एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्ब होना अलग चीज होती है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई चीज एब्जॉर्ब कर ली, सोख लिया, दैट इज अंदर जाना, पार्टिकल्स का अंदर जाना, बल्क में चले जाना। ठीक है अर्नब, समझ में आ गया। तो सर एब्जॉर्प्शन इज बिल्कुल सरफेस पे कलेक्ट हो जाना। एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, सिर्फ सरफेस पे पार्टिकल्स का क्या होना, अट्रैक्ट होना, एक्युमुलेट होना, उसको एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना है ना? एक से एक चीजें हैं साइंस में, क्या करें, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। बल्क, ठीक है। आपने चौक चौक को डुबोया इंक में, तो चौक तो अंदर तक चली जाती है ना। आप चौक को तोड़ के देखोगे तो बीच तक है ना, चौक के बीच तक इंक जा चुकी होगी, एब्जॉर्ब हो चुकी होगी, समझ आ रहा है बच्चों? उसको बोलते हैं बल्क फिनोमिना। ठीक। तो अगर पार्टिकल्स सिर्फ सरफेस पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, सरफेस पे आके चिपक रहे हैं, दैट इज एड्सॉर्प्शन। और अगर पार्टिकल्स अंदर भी चले गए, उसको बोलते हैं बच्चों क्या, एब्जॉर्प्शन। समझ आ रहा है? एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस समझ आ गया सबको, ए बी और ए डी। ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ होता है, बहुत इसके स्पेशल केसेस हैं तीन चार जो हमें ध्यान रखने हैं बच्चों। जैसे सिलिका जेल है ना, आप जो वॉशरूम में ये सब रखते हैं ना, ओडोनिल वगैरह, है ना, जो मॉइस्चर को एड्सॉर्ब करता है, वो अपनी सरफेस पे मॉइस्चर को क्या करता है, एड्सॉर्ब, है ना। हम बोलते हैं कि भाई जो वॉशरूम वगैरह है वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, अगर मैं वहाँ पे ये सब ओडोनिल वगैरह रख दूँ, सिलिका जेल रख दूँ, तो वो मॉइस्चर को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एड्सॉर्ब। ठीक है, तो वो अपने ऊपर क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्प्शन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एब्सॉर्ब कर लिया किसी चीज ने, है ना। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया चौक और इंक का। तो एब्जॉर्ब कर लिया मतलब अंदर तक चला गया, चौक के अंदर तक घुस गई है इंक, है ना। एड्सॉर्ब करना मतलब सिर्फ सरफेस पे रहना। सिलिका जेल एड्सॉर्ब्स मॉइस्चर। चारकोल या कोयला, उसके अंदर बहुत तगड़ी वो होती है कैरेक्टरिस्टिक उसकी। चारकोल एड्सॉर्ब्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना, एड्सॉर्ब्स many gases, H2, helium, सारी O2, N2 and also dirt particles, है ना। ऐड देखा ही होगा आपने कि भाई मेरे, है ना, आजकल टूथपेस्ट में चारकोल आ रहा है, क्या करता है वो, डर्ट को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। इनफैक्ट हमारे जो फेस वॉश करने वाली चीजें हैं उसमें भी चारकोल है, चारकोल से फेस धोएंगे तो मस्त हमारा फेस एकदम क्लीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि चारकोल के पास एक
प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि वो हर चीज को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, चिपका लेता है अपने ऊपर। समझ आ लेकिन रहा सर है? चारकोल एडिबल थोड़ी ना होता है। अरे तो एडिबल नहीं होता तो भाई फिर भी करते तो हैं उसको, यूज नहीं करते क्या नमक में? बता तू मेरे को, ऐड नहीं देखता तू? है एडिबल नहीं है तो क्या हो गया? मुंह पे तो लगा सकते हैं, दांत साफ करने की, फेस साफ करने के काम आ रहा है, उसमें खा थोड़ी ना रहे हैं उसको। ठीक है, मतलब इसका ठीक है। मतलब चारकोल की तरफ हाँ जी, सारी जो डर्ट अट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब हाँ नहीं आपने, करता। हाँ एब्जॉर्ब नहीं सर करता। चारकोल के पास क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज है इसीलिए। हाँ हाँ हाँ, है ना, वो अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जो समझ में आ रही बात? एड्सॉर्प्शन और इसका मतलब डिफरेंस समझ में आ गया? अंदर जाना इज, अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेना इज एब्जॉर्प्शन, और सिर्फ सरफेस पे चिपका लेना, एड्सॉर्ब कर लेना इज एड्सॉर्प्शन। ऑल राइट, तो बच्चों ये चीज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, क्यों होता है और क्या फिनोमिना है। तो एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना का मतलब समझ में आ गया? हम इस चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जो भी चीज सरफेस पे होगी वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर है, मजेदार है ना, और बहुत आसान सा चैप्टर है। थ्योरेटिकल चीजें हैं यहाँ पे। दो तीन न्यूमेरिकल होंगे छोटे छोटे। न्यूमेरिकल सर, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल है। हाँ हाँ, दो तीन न्यूमेरिकल्स हैं, दो तीन तरह के। जैसे आपके सॉलिड स्टेट में बाद में वो डिफेक्ट्स वाले पार्ट में थे ना, दो तीन न्यूमेरिकल स्पेसिफिक से, है ना, वैसे सी यस सर। पूरी थ्योरी बच्चों, बाकी थ्योरी थी। ठीक है, तो क्यों होता है सरफेस फिनोमेना, देखना आप। अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स पे अट्रैक्टिव फोर्सेस लगती हैं। तो जो बीच में होंगे पार्टिकल्स बच्चों, उन पे तो हर तरफ से वो घिरे हुए होंगे पार्टिकल से, तो उनके ऊपर तो हर तरफ से अट्रैक्शन लगेगा। लेकिन जो सरफेस पे पार्टिकल्स होंगे, है ना, उनके एक साइड तो कुछ है ही नहीं, ऊपर कुछ है ही नहीं, ये सरफेस है। ठीक, उनके सिर्फ एक साइड पार्टिकल्स होंगे। सुना रहा है? तो बच्चों एक अट्रैक्शन का माहौल बन जाता है यहाँ पे, नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही है इसके ऊपर। ठीक, और वो बैलेंस नहीं हो रही, तो सरफेस पे एक थोड़ा सा अट्रैक्शन का माहौल रहता है। क्या रहता है? अट्रैक्शन का माहौल। समझ आ रहा है सबको? ठीक, इस वजह से एड्सॉर्प्शन हो रहा है। इस वजह से क्या होता है? एड्सॉर्प्शन। अब कोई गैस मॉलिक्यूल उड़ के जा रहा है साइड से, है ना, तो ये सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं बुला रहे हैं उसको, आओ आओ, बैठो बैठो, थोड़ी देर, है ना, रेस्ट रेस्ट करके जाना भाई, इतना कहाँ उड़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़ी देर बैठ के जाना। ठीक, तो उड़ रहे थे पार्टिकल्स, अगर इनके पास, अगर इनकी, है ना, स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होगी, कम होगी, तो आके थोड़ी देर बैठ जाएंगे, चिपक जाएंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्यों चिपक रहे हैं आके? क्योंकि अट्रैक्शन एक नेट है सरफेस के ऊपर। कहानी समझ आ रही है बच्चों? ठीक, इस तरह से होता है एड्सॉर्प्शन। ठीक है, सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उन पे एक नेट इनवर्ड, है ना, अनबैलेंस्ड फोर्सेस रहती हैं, वो अट्रैक्शन मारती हैं, और उससे आजू बाजू आसपास उड़ता हुआ पार्टिकल आके चिपक जाता है। समझ आ गई बात? सो मैकेनिज्म क्या है? इट इज ड्यू टू unbalanced inward attractive forces on particles present at the surface. कोई डाउट अर्नव? समझ आ रहा है? कोई आवाज, दिक्कत? हाँ जी, कोई डाउट बचे? बराबर सर। Okay. So it is due to unbalanced inward attractive forces on particles present at the surface. ठीक, कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको बता देते हैं। बात सुनाई बच्चों? इस वजह से होता है। तो पार्टिकल्स पहले उड़ रहे थे, फिर आके बैठ गए। अगर पार्टिकल्स पहले उड़ रहे थे, आके बैठ गए, तो जब गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, जनरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कॉमन फिनोमिना है यही वाला है। जब कोई गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आके गैस, आके सॉलिड पे चिपक जाती है, चारकोल पे फॉर एग्जाम्पल। बात में आ रही है? तो आके बैठ जाती है ना। ये आपको पहले भी आपने किया हुआ है, आके बैठ गई। बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे हम पानी में गैस को एब्जॉर्ब कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही एब्जॉर्ब कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन में, है ना। तो पहले पार्टिकल्स उड़ रहे थे, अब आके बैठ गए, तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज करेंगे, है ना। तो एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। पहले गैस के पार्टिकल उड़ रहे थे, बेचैन थे, ज्यादा थी एनर्जी, अब आके चुपचाप से बैठ गए, मतलब उन्होंने एनर्जी रिलीज की। क्या की? एनर्जी रिलीज। कोई डाउट बच्चों? सो एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी रिलीज होती है। एंट्रोपी,
है ना, ये रुद्रांश 11th का है। एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज क्या होता है, घटता है, वो भी घटता है क्योंकि गैस उड़ रही थी। एंट्रोपी होती है बच्चों डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस, गैस उड़ रही थी, ज्यादा बेचैन थी, बेचैनी, अब आके तमीज से बैठ गई, तमीज से बैठ गई तो रैंडमनेस घट गई, कम हो गई रैंडमनेस। ठीक है, तो ये 11th की चीज है। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन इज आल्सो नेगेटिव। ऑलराइट, कोई दिक्कत बच्चों? तो इन कोई पूछे आपसे तो आप बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि भाई एंथैल्पी चेंज भी नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव होता है ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, क्योंकि पहले गैस मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक थे, उड़ रहे थे, अब आके चुपचाप से तमीज से बैठ गए, एनर्जी रिलीज हुई और रैंडमनेस घट गई, डिक्रीज हो गई। क्लियर है बच्चों ये चीज? वो टर्म्स हैं यहाँ पे एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट। जो एड्सॉर्ब करता है, जैसे चारकोल, जिसकी सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, वो होता है एड्सॉर्बेंट। समझ आ रहा है? ठीक, वो होता है एड्सॉर्बेंट। ठीक, तो surface on which adsorption takes place, जहां पे एड्सॉर्प्शन होता है जिस सरफेस पे, उस कंपाउंड को या उस चीज को बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। और जिसका एड्सॉर्प्शन होता है, पार्टिकल्स विच आर गेटिंग एड्सॉर्ब्ड, आर कॉल्ड एड्सॉर्बेट, है ना। तो ये स्टाइल मारने के लिए दो नए वर्ड्स आ गए, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट का एग्जांपल क्या हो गया, सारी गैसेस H2O2 N2 कहाँ एड्सॉर्ब हो रही हैं, चारकोल पे। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एड्सॉर्प्शन? फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, फिर से वही बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशन की तरह ही दो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो है, एक तो है प्रेशर। प्रेशर आप जितना ज्यादा अप्लाई करो, जितना ऊपर से प्रेशर अप्लाई करोगे, उतना क्या होगा, गैस बैठ जाएगी चुपचाप से, है ना। तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा प्रेशर बढ़ाने पे। समझ आ रहा है? फिर तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। हाँ, यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, रुद्रांश, देवांश, अर्नव, एनी डाउट? No, sir. ठीक है, जितना हम प्रेशर ऊपर से अप्लाई करेंगे उतना एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जितना प्रेशर लगाओगे उतना गैस तमीज से बैठ जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। सेकंड, टेम्परेचर। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है कि, है ना भाई, अगर जो ऊपर गैस उड़ रही है उसकी स्पीड कम होगी, मैंने क्या बोला कि ऊपर अगर स्पीड कम होगी तो आके बैठ जाएंगे, है ना। अगर पहले ही जल्दी में होंगे, बहुत तेजी से उड़ रहे होंगे, भाई टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बहुत स्पीड से दौड़ रहे होंगे, फिर ये छोटी मोटी अट्रैक्शन से क्या होगा, रुक ही नहीं पाएंगे। समझ आ रहा है? तो अगर जो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, फिर ये छोटे मोटे अट्रैक्शन से क्या होगा, वो बिना सुने निकल जाएंगे, उड़ लेंगे जल्दी में। और अगर टेम्परेचर कम होता है, बहुत कम टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन देखा गया है ज्यादा, है ना, आप खुद सोच सकते हो, एड्सॉर्प्शन बहुत कम, गैस को रोकना इतना आसान तो है नहीं, तो एड्सॉर्प्शन बहुत कम टेम्परेचर्स पे ज्यादा इफेक्टिवली दिखा गया है। क्लियर है बच्चों? तो एड्सॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी स्पीड क्या होगी गैसेस की कम, उतना एड्सॉर्ब होने के चांसेस उसके क्या होंगे, ज्यादा होंगे।
समझ आ रहा है? एक एक चीज समझ के याद करनी है, बहुत इजीली याद हो जाएगा। एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हाँ जी, बता दो, कोई डाउट किसी को? फाइल क्लियर है? कनन, जय, नव्या समझ आ रहा है? तनिष्का, ठीक है। जो ये पहले दो फैक्टर्स, एनी डाउट किसी को? प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना हम दबाएंगे गैस को उतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी, और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, सरफेस एरिया, है ना? सरफेस फिनोमिना है तो सरफेस एरिया पे तो डिपेंड करेगा ही यार, है ना? जितनी ज्यादा सरफेस होगी, भाई ये चिपकते कहाँ पे? आके सरफेस पे चिपकते हैं, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बच्चों उतना ज्यादा, फिर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। यस, है ना? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, ठीक है? तो एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जितनी सरफेस साइड्स अवेलेबल मॉलिक्यूल्स के चिपकने के लिए उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है? मोर द नंबर ऑफ सरफेस साइड्स अवेलेबल, higher the absorption. तो जो सॉलिड चारकोल से बेटर होता है पाउडर्ड चारकोल, है ना? एक सॉलिड टुकड़ा है चारकोल का, कोयले का, और एक आपने चूरा चूरा कर दिया, पाउडर कर दिया। तो पाउडर करने से क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना? आपने चूरा चूरा कर दिया तो अंदर से भी सरफेस निकल निकल के बाहर आ रही है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है पाउडर करने से। समझ आ रही बात बच्चों? ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि पाउडर्ड चारकोल इज मोर इफेक्टिव देन सॉलिड चारकोल, is more effective adsorbent. All right, समझ आ रहा है बच्चों? ये वर्ड्स यूज करो, adsorbent तभी याद होंगे। Powdered charcoal is more effective adsorbent than solid charcoal. चौथा और लास्ट फैक्टर, ये तो इजी इजी से थे, है ना? मतलब ये सारे इजी में से तो है ना? तो बच्चों ये दो पहले जो फैक्टर थे, प्रेशर और टेम्परेचर, वो आपको याद होगा जिन्होंने पढ़ा हुआ है लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर, वहां पर भी थे, है ना? गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड याद है सबको, है ना? जिनको नहीं भी याद अभी बता देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक के एग्जांपल से याद रखेंगे। कोल्ड ड्रिंक, है ना, गैस कितनी ज्यादा घुलती है पानी में, प्रेशर जितना ज्यादा होगा, है ना बच्चों? तो आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन बंद करके रखोगे, मतलब प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो गैस ज्यादा अंदर डिसॉल्व रहेगी, है ना? आपने ढक्कन खोल दिया तो गैस निकल जाएगी भाई, ठीक है बच्चों? तो गैस का ही हो रहा था एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्ब लिक्विड में सॉल्यूशन, डिसॉल्व भी गैस ही हो रही थी और यहाँ पे एड्सॉर्ब भी गैस ही हो रही है। समझ में आ रही बात? तो दोनों फैक्टर्स पहले दोनों सेम है। टेम्परेचर, कोल्ड ड्रिंक जब तक ठंडी रहती है तब तक गैस उसमें डिसॉल्व रहती है बच्चों, है ना? जब कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गैस उसमें से निकल जाती है। समझ आ रही बात? यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक? कर पा रहे हैं सब लोग रिलेट? दोनों फैक्टर्स सेम। सरफेस एरिया एक नई चीज आ गई यहाँ पे। चौथा फैक्टर भी वही है, वही वाला, ये लिक्विड सॉल्यूशन वाला। नेचर ऑफ गैस, कौन सी गैस एब्जॉर्ब हो रही है उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना? सेम चीज, जो इजिली जिन जिन गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा है वो जल्दी चिपकेगी, जल्दी आके बैठ जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक? जैसे अमोनिया, एच बॉन्डिंग होती है अमोनिया गैस में, क्या होती है? एच बॉन्डिंग। इजिली लिक्विफाइबल गैस है, इजिली लिक्विड में कन्वर्ट होती है और इजिली चिपकेगी, ऐड होगी, एब्जॉर्ब होगी, बिकॉज इसमें एच बॉन्डिंग होती है ना? तो अट्रैक्शन ज्यादा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक। मास ज्यादा, जो नॉन पोलर गैसेज हैं उसमें बाहर मास देखेंगे, है ना भाई? जो भारी होगी आराम से बैठ जाएगी, आके जल्दी थक जाएगी, है ना? हाइड्रोजन हीलियम उड़ते रहेंगे, उनका एड्सॉर्प्शन क्या होगा? सबसे कम होगा। कहानी समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, तो ये हो गया एड्सॉर्प्शन कैसे डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैस पे, ठीक? तो एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
intermolecular attraction between adsorbate particles बता दो इन थ्योरेटिकल पॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? मेहर, No, sir. अर्नब सुना रहा है सबको? कानन, यस सर। सर नव्या, आप एक बार वो टेम्परेचर बता सकते हो? बताना है टेम्परेचर? नीति टेम्परेचर? एब्जॉर्प्शन और टेम्परेचर का रिलेशन। वही है नीति, टेम्परेचर तो बढ़ाएगी तो गैस की मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा तेजी से उड़ रहे होंगे? बता मेरे को, बढ़ जाएगी ना उनकी स्पीड, ज्यादा हाँ। और ज्यादा स्पीड से उड़ रहे स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ। ज्यादा स्पीड से उड़ रहे होंगे तो क्या अट्रैक्ट होंगे क्या नीचे? नहीं होंगे, कम होंगे, इजंट इट? ठीक है, Yes, ऑब्वियसली sir. है ना, जितना तू ठंडा कर देगी जितनी जितनी उनकी स्पीड कम होगी उतना उनके नीचे बैठने की, है ना, वही आदमी ठंडा होके मर जाता है, नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा। यही मॉलिक्यूल भी हमारे ऐसे इंसान की तरह ही है ना, जब तक इनको हम ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो उड़ते रहेंगे, ज्यादा एनर्जी रहेगी इनमें, उड़ते रहेंगे, है ना। आपने इनको ठंडा कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, नीचे आके मर जाएंगे, गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? Yes, sir. सर फिर गिरने के बाद वापस गर्म करेंगे तो वापस उड़ने लगेंगे? हाँ बिल्कुल, है ना, ये रिवर्सिबल फिनोमेना है, बिल्कुल सही सोचा रुद्रांश तुमने, है ना। लेकिन सर इंसानों में तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ तो डिफरेंस होगा ना गैस और इंसान में भी, यहाँ पे डिफरेंस मिल गया हमें। ठीक है, चलो। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं फिर। ये चार फैक्टर्स समझ आ गए सबको अभी तक का, एड्सॉर्प्शन होता क्या है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सब। ओके, आगे मूव करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहाँ पे दो टर्म्स है ना, एड्सॉर्प्शन दो टाइप का होता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन को बोलते हैं फिजिसॉर्प्शन। ये इस बोर्ड में भी आता है लिखने के लिए, एडवांस में, मेंस में, हर जगह आता है बच्चों। ये छोटा सा टॉपिक है फिजिसॉर्प्शन, मतलब है ना, थ्योरेटिकल टॉपिक है फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन को बोलते हैं केमिसॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। इनके बीच में डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए जो, ठीक। सबसे पहली बात होते क्या है ना, ये फिजिक्स ऑप्शन इज ड्यू टू वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से केमिस्ट ऑप्शन में केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, बॉन्ड भी बन जाएंगे। जब बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट में, ठीक है, जब बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे बच्चों तो हम क्या बोलेंगे, केमिस्ट ऑप्शन हो गया। और जब अगर बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ अट्रैक्शन है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल अट्रैक्शन है, तो क्या बोलेंगे उसको, फिजिक्स ऑप्शन। समझ आ रहा है? इट इज ड्यू टू वीक van der Waals forces of attraction between adsorbent and adsorbate particles. ठीक है, ये कहीं पर भी होगा, फिजिक्स ऑप्शन ज्यादा कॉमन होगा, मतलब केमिस्ट ऑप्शन बहुत स्पेसिफिक होगा, हाईली स्पेसिफिक। कुछ ही स्पेशल केस बनेंगे जहाँ पे बॉन्ड बनने की नौबत आ जाए। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? चारकोल ने एड्सॉर्ब कर लिया किसी भी गैस को, हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर लिया अपने सरफेस पे, हीलियम को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को। ये एड्सॉर्प्शन ये जो है फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से कर रहा है, कोई बॉन्ड थोड़ी ना बन रहे हैं उनमें। ठीक है, सिर्फ फिजिकल एड्सॉर्प्शन की वजह से। केमिस्ट ऑप्शन कुछ स्पेशल केसेस में होगा, है ना, वो मैं बताऊंगा अभी आपको एग्जांपल। बट पहली चीज डिफरेंस समझ आ गया सबको कि क्लियर है कि एक में होंगे वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और एक में बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स।
ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक, इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन। तो इसमें हीट कम होती है, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लेस, ज्यादा इसमें कम एनर्जी रिलीज होगी, है ना? इसमें क्या होगी, कम एनर्जी रिलीज होगी। आपको पता है एड्सॉर्प्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, नॉर्मल छोटे मोटे अट्रैक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने से जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो, ये कुछ 10 से 20 किलो जूल पर मोल या 8 से 20 किलो कैलोरी पर मोल, इस ऑर्डर के होते हैं। और ये ही दूसरे वाले किस रेंज के होते हैं, इसमें हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई, बहुत ज्यादा होगी हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन, लगभग 40 से 80 किलो कैलोरी पर मोल, इस रेंज की होगी। बात सुना रही हूँ? ठीक, तो एक हो रहा है फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, एक हो रहा है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है जो यहाँ पे वो ये है, जिसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार, एड्सॉर्प्शन आइसोबार। ठीक है, एड्सॉर्प्शन आइसोबार का मतलब क्या होता है वो भी हम देखेंगे। एड्सॉर्प्शन जो है, दो फैक्टर्स, ऊपर जो आपने दो फैक्टर्स लिखे थे, प्रेशर और टेम्परेचर, मेनली उन पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। ठीक, तो जो हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और आइसोबार पढ़ेंगे। आइसोबार मतलब, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट करके टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखते हैं। किसके साथ वेरिएशन देखते हैं? टेम्परेचर के साथ। बताओ, समझ आ रहा है अर्नब? एनी डाउट? Could you just explain this again? क्या चीज? बस फिर से बता दोगे? हाँ, एड्सॉर्प्शन आइसोबार। हाँ सुनो ध्यान से, प्रेशर और टेम्परेचर, ऊपर हमने दो फैक्टर्स पढ़े थे ना, प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अगर मैं एक को फिक्स कर दूं तो दूसरे पे वेरिएशन देखूंगा ना, तभी तो देख पाऊंगा कि दूसरे का कैसे वेरी कर रहा है। तो आइसोबार में क्या कांस्टेंट होगा? सुना है आइसोबार आपने पहले भी, उसमें सेम प्रेशर प्रेशर। कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर के साथ ट्रांसफर। हाँ, सेम प्रेशर पे मैं टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखूंगा। समझ में आ रही बात सबको? ठीक, ठीक है मेहर, वेरिएशन विद टेम्परेचर यस सर। एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है नीति, समझ आ रही बात? नव्या, पायल, ये तो वेरिएशन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार। तो कैसा आता है एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ? अभी आपने देखा था डिक्रीज करना चाहिए, क्या होना चाहिए? डिक्रीज, राइट? ये देखा था ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे है ना नीति, क्या होगा? एड्सॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। तो सही बात है, ऐसा ही आता है कुछ वेरिएशन, टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, एड्सॉर्प्शन घटता जाता है। लेकिन फिजिक्स स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनती? स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनती? क्यों का जवाब तो होता नहीं है केमिस्ट्री में, है ना? डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है? क्या नाम है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पहले ज्यादा तेजी से घटेगा, है ना भाई? मैंने बताया ना आपको कि बहुत कम टेम्परेचर्स पे ही होता है ये फिजिक्स ऑप्शन। अभी आप पढ़ोगे भी यार टेम्परेचर्स के वाले, -0 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे वाले टेम्परेचर्स पे, तभी दिखता है फिजिक्स ऑप्शन ज्यादा, है ना? अब रूम टेम्परेचर पे भी यार इतनी तेजी से उड़ रही होती है गैस, आपके घर में पंखा चल रहा होगा, गैस कितनी तेजी से उड़ रही होगी, है ना? तो इतनी तेज जब गैस उड़ रही होगी तो वो बैठ ही नहीं सकती चैन से। ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर से, -25 डिग्री सेल्सियस है। अभी हम पढ़ेंगे भी और एनसीईआरटी में इसके, है ना, वो बने हुए ग्राफ वगैरह, तो आपको मैं तब एक्सप्लेन कर दूंगा ये चीज। तो एड्सॉर्प्शन बहुत कम टेम्परेचर पे ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे ही थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा है, तेजी से घटता है। ठीक है अर्नब? यस सर। ज्यादा तेजी से घटता है। आगे जो कहानी सुने, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है केमिस ऑप्शन का
केमिसॉर्प्शन का ग्राफ इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर के साथ तो बच्चों केमिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होना है। क्या फॉर्म होना है? केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो आपको पता है केमिकल बॉन्ड बनने के लिए आपने पिछले चैप्टर ही पढ़ा है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है रिएक्शन होने के लिए, केमिकल है ना, रिएक्शन होने के लिए, बॉन्ड बनने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। समझ आ रही है सबको बात? आपने पिछले चैप्टर में पढ़ाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो बहुत कम टेम्परेचर्स पे केमिसॉर्प्शन होता नहीं है, उसको मिनिमम कुछ टेम्परेचर चाहिए होता है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पहले बढ़ता है केमिसॉर्प्शन। समझ आ रहा है बच्चों? रूम टेम्परेचर पे ज्यादा इफेक्टिव होता है केमिसॉर्प्शन, वो नेगेटिव, वो माइनस में 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ज्यादा इफेक्टिव होता है केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन रूम टेम्परेचर तक आते आते बढ़ता है, और फिर और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूटने शुरू होंगे। बताओ मेरे को, समझ आए? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देख लो ध्यान से, पूछ लो कोई डाउट हो तो। ठीक है, कुछ लोग नए भी दिख रहे हैं, ऋषि, कनिष्का, समझ आ रहा है? एनी डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, अर्नव, रुद्रांश, मेहर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। केमिसॉर्प्शन Understood, sir. प्रेशर के साथ, सॉरी टेम्परेचर के साथ पहले इंक्रीज होता है, क्योंकि बॉन्ड बनने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना यार। तो जब बॉन्ड बनना कब पॉसिबल हो पाएगा? जब एक मिनिमम टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर होगा। ऑल राइट, सो केमिसॉर्प्शन first increases the temperature and then decreases. और पहले जो हमने नॉर्मल बात लिखी थी वो फिजिसॉर्प्शन के लिए थी कि वो घटता ही घटता जाता है। So this is what adsorption isobar. Adsorption isobar का मतलब याद रखना है आपको, है ना? Variation with temperature at constant pressure. कुछ बहुत बड़ा भी चैप्टर नहीं है, सिंपल सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, आसानी से मजे में आपको समझ में आएगा सारे पॉइंट्स, बट बहुत अच्छे से इसको याद कर लेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं इसके आसान से क्वेश्चन, है ना, और स्कोरिंग क्वेश्चंस आएंगे। वो जो बात बोली थी रुद्रांश ने कि सर, है ना, बाद में फिर गर्म कर देंगे तो वापस से उड़ जाएंगे, तो रिवर्सिबल, फिजिक्स ऑप्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। मैंने क्या बोला था उसके जवाब में कि भाई हाँ रिवर्सिबल है ना। आए बैठे, आओ बैठो बैठो, रेस्ट किया, फिर और अब फिर है ना, रेस्ट करने के बाद उड़ गए गैस मॉलिक्यूल वापस से। रिवर्सिबल है फिजिक्स ऑप्शन, फिजिक्स ऑप्शन इज रिवर्सिबल। ठीक है, ठीक है, रुद्रांश समझ आ रहा है? यस सर। केमिसॉर्प्शन एक बार बॉन्ड बन गया तो फिर टूटना मुश्किल है ना, तो वो कैसा हो गया? इररिवर्सिबल हो गया। समझ में आ रही बात बच्चों? तो आपको ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है कि आपको 4-5 पॉइंट्स लिखने के लिए आएंगे डिफरेंस के, है ना बच्चों, तो बहुत आसानी से आपको समझ आने चाहिए। केमिसॉर्प्शन इज इररिवर्सिबल इन नेचर। क्योंकि एक बार बॉन्ड बन गया तो फिर टूटना मुश्किल हो गया। ठीक है, और वहां पे तो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था, आए बैठे फिर कट लिए। नेक्स्ट या लास्ट ही समझो, ऑलमोस्ट 1-2 पॉइंट और है बस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। फिजिकल एडसॉर्प्शन ऐसा होगा मल्टी लेयर,
क्या बोलते हैं इसको, मल्टी लेयर। बहुत सारे आके चिपक गए मॉलिक्यूल्स, लेयर्स बन गई बहुत सारी, है ना। तो फिजिक्स ऑप्शन ऐसा हो सकता है मल्टी लेयर। केमिस ऑप्शन, बॉन्ड तो यार एक ही लेयर के साथ बनेगा ना, बॉन्ड इसके ऊपर लेयर तो बन नहीं सकती, मॉलिक्यूल को चीरता हुआ तो जाएगा नहीं बॉन्ड, है ना, दो टुकड़े करता हुआ तो जाएगा नहीं बॉन्ड इसको। ये तो एक लेयर, यूनी लेयर, है ना। केमिस ऑप्शन इज यूनी लेयर, मोनो लेयर। बताओ, जो सिंपल है नहीं है, सोच सकते हो इजीली। केमिस ऑप्शन इज यूनी लेयर और मोनो लेयर, सिंगल लेयर बन गया पार्टिकल्स की। वाइल फिजिक्स ऑप्शन फिजिकल अट्रैक्शन है, वो तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आगे चिपक गए। मल्टी लेयर फिनोमेना, क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा था? एनी डाउट? पायल ने मैम जाती है, कैमरा बंद कर दिया है ना, पायल वेरी स्मार्ट है। सर थोड़ा सा ऊपर करना। बच्चों सुना रहे सबके पॉइंट्स, एनी डाउट? एक सेकंड नोट करने दो। हाँ कर लो कर लो। सॉरी लास्ट वाला एक पॉइंट एक बार फिर से बता दो। हाँ बेटा एक सेकंड, लास्ट वाला पॉइंट ये है कि फिजिक्स ऑप्शन होगा, फिजिकल अट्रैक्शंस होंगे, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाएंगे, ठीक, मल्टी लेयर। अब तो सोचो केमिकल बॉन्ड बनेगा, है ना, वो मल्टी लेयर हो सकता है क्या? बॉन्ड तो एक बॉन्ड जो सरफेस के साथ बनना है वो तो एक लेयर के साथ ही बनेगा ना यार, ऊपर वाले लेयर के साथ तो बन नहीं सकता बॉन्ड। समझ आ रही बात? हाँ ठीक है। हाँ, तो ये केमिस ऑप्शन यार, ये मोनो लेयर है या यूनी लेयर, सिंगल लेयर, और फिजिक्स ऑप्शन मल्टी लेयर फिनोमेना। सर केमिस्ट ऑप्शन के क्या एग्जांपल्स होंगे मतलब? हाँ अच्छा अच्छा, मैं उसी पे आ रहा हूँ, बस केमिस ऑप्शन के एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। गुड क्वेश्चन। केमिस ऑप्शन के एग्जाम्पल पे आते हैं भाई, तो पहले तो जो बहुत कम होंगे, जैसे एक एग्जांपल बहुत ही कॉमन आप लोगों ने बहुत पहले से ही पढ़ा है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, है ना, याद है, निकल प्लेटिनम पैलेडियम डालते हैं, ठीक है बच्चों, ये आपने 10th में भी पढ़ी है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, 11th की ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है। सर वो हाइड्रोजन का एप्लीकेशन। सर ये लास्ट लाइन क्या थी, केमिस ऑप्शन फर्स्ट, इसके आगे क्या था? केमिस ऑप्शन, सर वो ऊपर है थोड़ा। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। बस सर। देखिए भाई, यस सर। increases with temperature and then decreases। तो बच्चों इसमें होता क्या है, इसको समझ लेना यार एक बार, केमिस ऑप्शन का एग्जांपल। तो कैटलिस्ट का काम करते हैं, आपको पता है, निकल प्लैटिनम पैलेडियम, ये सब किसकी तरह वर्क करते हैं, कैटलिस्ट की तरह। तो पैलेडियम निकल को चाहे प्लेटिनम हो, ये हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पे बुलाते हैं पहले तो, कि आओ आओ बैठो बैठो, पहले बुलाएंगे उसको कि आजा भाई बैठ जा, फिजिक्स ऑप्शन से बुलाएंगे, ध्यान से सुना बच्चों, है ना। फिर इनके इनके अंदर टेंडेंसी होती है हाइड्राइड फॉर्मेशन की, इन मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है हाइड्राइड फॉर्मेशन, तो खुद इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, उसका बॉन्ड तोड़ देते हैं, H2 का HH का बॉन्ड जो है ब्रेक कर देंगे,
समझ आ रहा है? H2 में HH का बॉन्ड ब्रेक कर देंगे और खुद उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और फिर जब इथीन मॉलिक्यूल आएगा, इथीन की गैस है, आएगी, एक एक H पकड़ा देंगे ना। अब क्योंकि H2 का बॉन्ड ये इन लोगों ने ब्रेक किया, रिएक्शन कैसे हो रही है, ये H2 का बॉन्ड ब्रेक किया केमिसॉर्प्शन के थ्रू। सुना रहा है बच्चों? ठीक है, H2 का बॉन्ड ब्रेक कर दिया आपस में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है H2 का, इतनी आसानी से नहीं टूटता। सुना रही बात? इतनी आसानी से नहीं टूटता क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, छोटा बॉन्ड है, तो उसको तोड़ दिया इन्होंने, आधा काम इन्होंने हमारा आसान कर दिया। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। H2 का बॉन्ड तोड़ दिया, अब आप एक एक H पकड़ा देते हैं इसको, एक एक H कार्बन को पकड़ा देते हैं। बताओ समझ आ गया सबको? एग्जांपल केमिसॉर्प्शन का। तो इसमें भी जो केमिसॉर्प्शन फिनोमिना यूज हो रहा है, कौन सा फिनोमिना यूज हो रहा है? केमिसॉर्प्शन का, ध्यान रहेगा सबको। ठीक, जहां पर भी इस कैटलिस्ट यूज होता है, सॉलिड कैटलिस्ट जहां पर भी यूज होगा, वहां पे सरफेस फिनोमिना से ये हाइड्रोजनेशन होता है। इनफैक्ट आप लोगों ने अगर ठीक से पढ़ा हो वहां पे 11th क्लास में, तो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लिंडार्स कैटलिस्ट, लिंडार्स कैटलिस्ट भी यही होता है ना? पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या होता है, ये भी मैं आपको इसी चैप्टर में आपको सब समझाएगा ये सब। ठीक है, तो जो ये HH सेम साइड से, सिन एडिशन बोलते हैं ऑर्गेनिक में, क्या बोलते हैं इसको? सिन एडिशन। दोनों H सेम साइड से लगते हैं, सिस एल्कीन बनता है। क्या बनता है? सिस एल्कीन। ट्रांस नहीं बनता, यहाँ पे सिस बनता है। क्यों बन रहा है सिस? क्योंकि देख लो यार, ये HH यहाँ पे रखे हुए हैं, HH यहाँ पे रखे हुए हैं, आके उड़ाएगा इथीन HH को, तो सेम साइड से चिपकेगा ना, HH दोनों सेम साइड से जुड़ेंगे। ठीक है ना? पढ़ाई सिन एडिशन। सर याद है थोड़ा थोड़ा, 11th में किससे पढ़ा था? सिन एडिशन होता है जब दोनों एटम सेम साइड से जुड़ते हैं। ठीक है बच्चों? तो कोई बात नहीं, तुमको नहीं आते कोई बात नहीं, अभी हम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आएगी तो थोड़ा बहुत देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक, अंडरस्टूड? एग्जाम्पल केमिसॉर्प्शन का। यस सर। तो ये आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस फिजिक्स ऑप्शन केमिस ऑप्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, फिर इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं और बहुत दो तीन न्यूमेरिकल बन जाते हैं मेंस में जो आए हुए हैं। फ्रुंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, अभी आपने ऊपर पढ़ा था एड्सॉर्प्शन आइसोबार। फ्रुंडलिश साइंटिस्ट का नाम है, उसने कुछ एड्सॉर्प्शन के आइसोथर्म्स प्लॉट किए हुए हैं, ग्राफ बनाए हुए हैं, एनसीईआरटी में बने हुए हैं, हमें ध्यान रखने। ठीक है, उसको समझ आ रहा है? फ्रुंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब तो समझ आएगी आप सबको। ठीक है, आइसोथर्म क्या होता है? सेम टेम्परेचर पे प्रेशर के साथ वेरिएशन देखेंगे। ठीक है, वेरिएशन ऑफ एड्सॉर्प्शन विद वेरिएशन ऑफ एड्सॉर्प्शन विद क्या? प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सबको समझ आ गया? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब, और ऊपर एड्सॉर्प्शन आइसोबार था, वो था वेरिएशन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब फ्रुंडलिश ने बच्चों ग्राफ्स प्लॉट किए, एड्सॉर्प्शन को x/m से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप याद रखो एड्सॉर्प्शन ऑन y एक्सिस, ठीक है, और x एक्सिस पे क्या आएगा? प्रेशर। ठीक है बच्चों? तो उसने ग्राफ्स प्लॉट किए, कुछ ऐसे ग्राफ्स आए, देखना ध्यान से।
ऐसे ग्राफ्स है बच्चों ना, ऐसे ग्राफ्स का मतलब क्या है, हमने क्या पढ़ा था, प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ता है एड्सॉर्प्शन, पढ़ा था, याद है सबको, है ना, तो बढ़ रहा है शुरुआत में, लेकिन यार एक लिमिट होगी ना, है ना, एक लिमिट होगी, ऐसा थोड़ी ना बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं कितना भी एड्सॉर्प्शन होता है हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना, सरफेस भर गई फिर थोड़ी ना एड्सॉर्प्शन होगा, तो पहले बच्चों बढ़ता है प्रेशर के साथ एड्सॉर्प्शन, बाद में क्या हो जाता है, हाई प्रेशर जब आ गया तो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, एक लिमिट के बाद सैचुरेशन आ गया, क्या आ गया, सैचुरेशन। सारे ग्राफ्स में यही चीज आ रही है, बताओ मेरे को समझ आ रहा है सबको, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरेटिकली आएगा बोर्ड में, हर तरह से आता है, ठीक है, कि पहले एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, x by m is directly proportional to pressure at low pressure, but at high pressure x by m is, या adsorption is constant। बताओ देवांश क्लियर है ये, अर्नव सुना रहा है, Yes, sir. नव्या, पायल, उर्वशी, तनिष्का, समझ आ रही बात, ठीक। यस सर। ये Yes, sir. ऑब्जर्व किया, ये उसने ऑब्जर्व किया फ्रुनलिश ने, साइंटिस्ट ने, अपने आइसोथर्म्स में, ठीक है बच्चों, और ये जो आइसोथर्म्स हैं ये उसने अलग अलग टेम्परेचर पे प्लॉट किए, एक टेम्परेचर पे एक वेरिएशन है, एक दूसरे टेम्परेचर पे दूसरा है, तो एक ग्राफ आइसोथर्म है सेम टेम्परेचर पे, दूसरा ग्राफ दूसरा आइसोथर्म है, तीसरा ग्राफ तीसरा आइसोथर्म है। ऑल राइट बच्चों, समझ आ रहा है? सर बड़ा इजी चैप्टर है। शुरू हो गया फिर से, खत्म तो होने थे। और मैंने जैसे बताया बच्चों आपको, कहाँ पे ये सिग्निफिकेंटली देखे गए हैं एड्सॉर्प्शन, है ना, ये एनसीईआरटी में ऐसे भी लिखा हुआ है, केल्विन में भी लिखे हो सकते हैं टेम्परेचर, सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? नो सर, अभी तक तो कोई नहीं, क्योंकि लास्ट चैप्टर में भी हमने थोड़ा सा इजी इजी चला तो उसके बाद वो डिफिकल्ट हो गया था। हाँ तो ये होता ही यार, ये तो इजी इजी चीजें थोड़ी ना पढ़ते रहेंगे, है ना, इजी इजी चीजें थोड़ी ना पढ़ते रहेंगे भाई। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है, ये तो खैर पूरा ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, वो उसमें तो खैर कैलकुलेशंस में तुम लोग, है ना, वो लॉग नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल लॉग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर। हाँ सर, केमिकल काइनेटिक्स वाले लॉग क्वेश्चन बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड थे लॉग तो कैलकुलेशन में। क्या करें यार, लॉग वॉग डाल देते हैं हम। सर उसको हटा नहीं सकते। मैं तो नहीं हटा सकता, मेरे पास नहीं है पावर। सर वेटेज ज्यादा नहीं होता ना लॉग वाले क्वेश्चन का? ऐसा नहीं है यार, इसमें आ ही रहे हैं, आपने मैंने मेंस की शीट आपको भेजी थी बच्चों ने, उसमें थोड़ा थोड़ा तो लॉग रहता है, ये लॉग का यूज है ना, थोड़ा ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा सीख लो, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, डाउट हो तो पूछ लो, मैंने आपको बताया भी कैसे करना है लॉग के, है ना। हमें तो स्कूल में बैठ के एंटी लॉग निकालना सिखा रही थी केमिस्ट्री टीचर। हाँ यही सब है, अगले दिन किसी ने मीट ज्वाइन नहीं की। इसलिए नहीं, मैं भी इसलिए नहीं सिखा रहा बस है ना। यस सर। तो ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया सबको, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की खासियत ये है कि एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट लो प्रेशर, ऑब्वियसली ग्राफ से क्लियर है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे फिर सैचुरेशन लेवल आ जाएगा, पी की पावर जीरो, पी की पावर वन इज मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पी की पावर जीरो मींस कांस्टेंट है ना, पी की पावर जीरो वन हो जाएगा, समझ आती बात सबको ये बच्चों में ना, एट हाई प्रेशर। तो ये है फ्रुनलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये है कंडीशंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, की पावर वन एट लो प्रेशर, है ना, एंड कांस्टेंट, और ये भी लिख सकते हैं x by m इज कांस्टेंट एट हाई प्रेशर। अब छोटा मोटा सा झटका लग सकता है, ध्यान से, है ना, बोलोगे सर टफ हो गया अचानक से, थोड़ा सा भी कुछ आएगा तुम बोलोगे टफ हो गया, है? इसको बच्चों ने, उसने अपनी गंदी सी मैथ्स लगा के, इन दो कंडीशंस को उसने अपनी गंदी सी मैथ्स लगा के ऐसे इक्वेशन बना दी, अब पता नहीं क्यों बनाई, लेकिन जब बुक्स में ऐसे लिखी है तो हमें ऐसे ही याद करनी है। सर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहते हैं? यार तुम और भी आएंगे यार, तुम पूरे चैप्टर की कहानी पहले सुना दो तुम्हें, है कि सर इसमें और क्या है और क्या है।
बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। चिल मारो, थोड़ा सा पढ़ो, जो चीज पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ो, है ना, आगे और आएंगी चीजें, और भी ये चीजें हैं। ठीक है, 1/n इक्वल टू, ये सरफेस फिनोमिना का एक पार्ट है मेरा, एड्सॉर्प्शन, और भी फिनोमिना आएंगे 2-3। ठीक है, तो 1/n की वैल्यू होगी 1 एट लो प्रेशर। अब 1/n क्यों लिया उसने, ये किसी को नहीं पता, ले लिया उसने, उसकी मर्जी, उसको ऐसी मैथ्स आती होगी। 1/n इक्वल टू 1, ऊपर भी देख लो लिखा हुआ है, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट लो प्रेशर, तो लो प्रेशर पे ये 1/n पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1। ठीक, और 1/n इक्वल टू 0 कब होगी, एट हाई प्रेशर, है ना। प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर 0 हो जाएगी, k इंटू पी की पावर 0 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट k, k इज अ कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, कुछ नहीं पता इसकी वैल्यू किसी को। x/m is k into p at low pressure, directly proportional, समझते हो, y is equal to mx, and x/m is equal to k into p की पावर 0 और k at high pressure। समझ आ रहा है? ठीक, ये इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम फ्रेंडिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल इक्वेशन बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे n लिया है क्यों? वो मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, लेकिन उसने ऐसी पेटेंट करा ली है इक्वेशन, ठीक है यार ना, उसने ऐसी इक्वेशन पेटेंट कराई है, तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। 1/n की जगह n x कुछ भी ले सकता था, 1/n की जगह n भी लिख सकता था। ठीक है, यस सर। तो आपको तो बच्चों ये चीज ध्यान रखनी है बस। इस पे मेंस में वही कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे। मैं अभी आपको शीट तो भेजूंगा, लेकिन शायद सारे बच्चे तो है नहीं ग्रुप पे। चलो देखते हैं, कुछ करते हैं, लिख दूंगा 2-3 क्वेश्चन, मतलब 1-2 क्वेश्चन तो बच्चों समझ आ गई। और इसके बाद इसका लॉग वर्जन, लॉग जिससे आपको सख्त नफरत है ना, जिससे आप लोगों को सख्त नफरत है, हम लॉग कोई छोड़ नहीं सकते, है ना। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो कैलकुलेशंस हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, मान के चलो बात को, लॉग ले लिया था दोनों तरफ। ठीक है, ठीक है ना। सर पूरे हर चैप्टर में क्या ये लॉग? हर चैप्टर में है, घर में है सर। फिजिक्स, अरे जहाँ भी फिजिकल केमिस्ट्री होगी कैलकुलेशन होगी, लॉग तो यार, जो पहले 11th में पढ़ा होगा आपने, थर्मोडायनेमिक्स में है, इक्विलिब्रियम में है, हर जगह है यार, जो भी बड़े चैप्टर्स उनमें है ही है ना। इलेक्ट्रो में देखा आपने था, केमिकल काइनेटिक्स में देखा, यहाँ पर भी आ गया। केमिस्ट्री के लिए लॉग बहुत जरूरी है, लॉग का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। सर लॉग तो बने कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, पर ये तो और मुश्किल कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं ना यार कभी, लॉग, ये है दिक्कत। सर अगर लॉग्स की वैल्यू दे दो तो फिर टेंशन नहीं होती कोई। सर log एजुकेशन सिस्टम की दिक्कत है। हाँ सर। आपकी वैल्यू देते तो हैं यार वैसे। केमिस्ट्री में सर कॉन्सेप्ट से ज्यादा कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल हो जाती है। हाँ, कैलकुलेशंस यहाँ पे ज्यादा मुश्किल है, मैं बता ही रहा हूँ आपको, केमिस्ट्री में सिर्फ कैलकुलेशंस ही रहती है मुश्किल, और कुछ नहीं बची, है ना, ये चीज है। सर एजुकेशन सिस्टम खराब है। एक सेकंड, तो यार ये लिख लिया आप लोगों ने, लिख लो एक बार लॉग लेके, इसको मैं तब तक ये शीट ढूंढ लूँ एक बार, फिर भेजता हूँ आपको।
तो यहाँ पे x by m क्या है? एड्सॉर्प्शन, इसको x by m क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ वो भी बता रहा हूँ, एक सेकंड, पहले ये बताता हूँ एड्सॉर्प्शन को एक्स बाय एम क्या बोलते हैं। तो जो एड्सॉर्प्शन को एक्स बाय एम इसलिए बोलते हैं, एक्स है मास ऑफ एड्सॉर्बेट अपॉन मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। कितने चारकोल ने कितना गैस एड्सॉर्ब किया, समझ आ रहा है? कितने चारकोल ने, मतलब 1 ग्राम चारकोल कितना गैस एड्सॉर्ब कर सकता है, दैट इज एड्सॉर्प्शन एक्स बाय। ठीक है बच्चों, 1 ग्राम कितना, तो कैसे निकालेंगे? मान लिया आपको दिया कि भाई 0.001 ग्राम हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हुई, किसने की? 0.1 ग्राम चारकोल ने की। ठीक है, क्या करेंगे? मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, जो एड्सॉर्ब कर रहा है उसका मास नीचे, है ना, जो एड्सॉर्ब हो रहा है उसका मास ऊपर। समझ आ रहा है बच्चों सबको? ठीक, तो एक्स बाय एम इज वे तरीका है एड्सॉर्प्शन को डिनोट करने का। ऑलराइट, एक्स है जो एड्सॉर्ब हुआ उसका मास, एम है जिसने एड्सॉर्ब किया उसका मास। ठीक है बच्चों, तो उससे पर ग्राम आ जाता है कि 1 ग्राम चारकोल ने कितना एड्सॉर्ब किया। बताओ, कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी? नो सर। तो मैंने शीट आप लोगों को भेजी है, ठीक है, बट क्वेश्चन शायद 1-2 लिखने ही पड़ेंगे क्योंकि सब लोग ग्रुप पे नहीं है। तो कतई 1-2 क्वेश्चन थे, फिर कतई मैथ्स वाले ही आप बोलोगे सर ये क्या है, तो बदतमीजी है, केमिस्ट्री तो है ही नहीं। 9th क्वेश्चन कैसे करेंगे? कौन सा 9th? यार, तू कहाँ पहुंच गया 9th पे? ग्राफ प्लॉट, हाँ ग्राफ पहचानना है, कौन सा चाहिए पहचान? सर 9th वाला ग्राफ ही है अपना, फ्रंटलेस हाँ, एब्जॉर्प्शन आसान है। एक्सोथर्म का। हाँ आसान है, बता कौन सा होगा, बता भाई। देखो शो, हाँ एक सेकंड, इस ग्राफ में देखो एक चीज और क्लियर हो रही है यहाँ पे इस ग्राफ में कि जितना हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं उतना एक्स बाय एम का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, एडसॉर्प्शन बढ़ रहा है। ठीक है मेयर, हाँ सर। बस यही कॉन्सेप्ट लगना है इसमें भी, है ना? तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा मेयर? बी वाला हो जाएगा 9th क्वेश्चन में। सिंपल है यार, आंखों से देखो ध्यान से, बहुत आसान सर अभी कौन सा क्वेश्चन करना है? है ना, इसमें कोई कैलकुलेशन था नहीं। बाकी आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 3, जिन लोगों के पास शीट नहीं है मैं वो लिख देता हूँ। अ ग्राफ बिटवीन, तो थर्ड वाला तो लॉग है। हाँ तो ये इसलिए तो करा रहा हूँ, नहीं करेगा फिर मैं मना कर देगा, मैं नहीं खेल रहा इस पिच पे, मैं नहीं खेल रहा। गिव अ स्ट्रेट लाइन, ट्राई तो कर, फिर बताता हूँ। सर कौन सा इंटरसेप्ट की बात हो रही है यहाँ पे, x या y? इक्वल टू, अरे यार क्या नाम है तेरा ना, मैथ्स का पेपर भी, कितना भी मैथ्स का पेपर नहीं है। सब ने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट स्पेसिफाई नहीं किया। एक सेकंड रुक जा, पहले लिखने दे यार मेरे को, फिर बताता हूँ। एक सेकंड रुक जा। फाइंड वैल्यू ऑफ हाँ जी, हाँ तो मेरे किस किस के बीच में ग्राफ है ये अर्नव? log x बाय m और p के बीच में बच्चों, है ना? log x बाय m और p के बीच में ग्राफ है। y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म, हमेशा एक ही फॉर्म आती है केमिस्ट्री वालों को, पता है ना, बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में भी।
log x by m और इसके बीच में ग्राफ है x के बीच में, log p के बीच में, ठीक। ये हो जाता है बच्चों y एक्सिस पे चला जाएगा log x by m, x एक्सिस पे चला जाएगा log p, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, इंटरसेप्ट क्या होता है, c होता है। पढ़िए सबने इतनी मैथ्स, ये तो Yes, बायो ने पढ़ी है इतनी मैथ्स, तो ये तो फिजिक्स में पढ़ा देते हैं इतना तो, है ना। ये स्लोप होता है बच्चों, ये इंटरसेप्ट होता है। कर डालो जल्दी से। हाँ जी, हो गया सॉल्व। नहीं हो रहा। अच्छा, कैलकुलेशन कैसे सिखाएं। स्लोप है 2, तो 1/n की वैल्यू आ गई बच्चों 2, है ना। तो log x by m, log में लिख लेते हैं log x by m इक्वल टू 2 इंटू x इज log p, प्रेशर हमें 4 दिया है, ठीक है, प्लस इंटरसेप्ट कितना है 0.477, x by m निकालना है ना अपन को। अब बताओ ये समझ आ गया इतना, Yes, sir. बस इसको सॉल्व करना है ना। 2 log 4 प्लस 0.477, फिर उसको एंटी लॉग लेना है, ठीक है। तो उसका तरीका ये भी है, So 1.67 का एंटी लॉग लेना है।
तो वही ना, थोड़ा सा हम तरीके से करें ना, स्मार्टली करें, तो वो सबकी जरूरत नहीं है। हमने इसको अंदर पावर में पहुंचा दिया ना, जो आप कर रहे हो वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे अंदर पावर में पहुंचा दिया ना, इसमें लॉग की बच्चों वो यूज हो रही है, क्या बोलते हैं इनको, जो प्रॉपर्टीज होती है ना, लॉग ऑफ 4 का स्क्वायर, ही तो आपने सर पढ़ा है। 48 हो जाएगा। हाँ 48 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बस प्रॉपर्टीज यूज करनी है। 4 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। मेहर ये तो आता है ना, तो 0.4771 को log 3 लिखेंगे, तो फिर वो log a भी बन जाएगा। log 16 plus log 3 log a plus log b is log of a into b। प्रॉपर्टीज यूज करके होते हैं। हमें एक से प्रॉपर्टीज तो है यार अपने सिलेबस में, है ना 12th में लॉग की, 11th में शायद। यस सर। तो बताओ अच्छे समझ में आएगी। यस सर। प्रॉपर्टीज लगा के आंसर आ गया 48। सर हाँ जी, सर वो log 4 स्क्वायर की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर, मतलब लिख ले, जितना टाइम पास करना उतना टाइम पास करो, किसने मना किया है। ठीक है, अब क्या करेगी, अब क्या फोल्ड ऑफ 2 लिखेगी उसको, है ले जाना तो अंदर ही ना हमने बच्चे। एक तो तरीका है कि हम वैल्यू निकालें इसकी, फिर एंटी लॉग लें उसमें, फिर वो एंटी लॉग में दिक्कत हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो या तो हम तरीका है कि बाहर निकाल के फिर एंटी लॉग लेके फिर मतलब वैल्यू निकाल के एंटी लॉग लेंगे, या दूसरा तरीका क्या है, हमको सबको अंदर ले जाए, हमें अंदर ले आना है 2। ठीक है, नीति डिफरेंस में आ रहा है। फिर हमें एंटी लॉग नहीं लेना पड़ेगा, लॉग की प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे। यस सर। ठीक है बच्चे, ये है दिक्कत। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे धीरे धीरे। कुछ अभी मेंस में आपको शीट भेज दी है मैंने ना, कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल भी हैं ऑब्वियसली। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे मैं अभी पूरे लिख नहीं रहा हूँ, है ना। कुछ बच्चों का शीट है नहीं जो, इसलिए मैं वो क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप लोग करो आराम से बैठ के, है ना अभी। लेकिन हाँ, पूरा चैप्टर नहीं हुआ है ऑब्वियसली सिर्फ एड्सॉर्प्शन वाले क्वेश्चन आप लोग सोच सकते हो इजिली। ठीक है बच्चों, तो बताओ मेरे को समझ में आया एड्सॉर्प्शन क्या होता है। अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो। बोर्ड में भी यही चीज आती है थ्योरेटिकल, फिजिक्स ऑप्शन, केमिस्ट्री ऑप्शन में डिफरेंस, है ना। और फ्रुंडिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन क्या कहती है, ये कि हाई प्रेशर पे कांस्टेंट एड्सॉर्प्शन और लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जो ये बोलती है उसको अच्छे से ध्यान रखना है। बताओ कोई दिक्कत बच्चों, समझ आ गया। ठीक है अर्नव, मिहिर। यस सर। यस सर। हाँ तो करो, और ये पहले तो डर निकाल दो मन से लॉग का, है ना। बच्चों केमिस्ट्री में करना पड़ेगा, मैं क्या बताऊँ आपको, है ना। ठीक है, करना ही पड़ेगा। आपने देख लिया ना कि इलेक्ट्रो में भी है लॉग, ठीक है, काइनेटिक्स में भी है लॉग, यहाँ पर आ गया सरफेस में आ गया लॉग। ठीक, 3 चैप्टर तो ये हो गए। फिर 11th के चैप्टर में थर्मो में है लॉग, कहाँ नहीं है लॉग है ना। सारे फिजिकल के चैप्टर्स में केमिस्ट्री में लॉग तो है ही। ठीक है, थर्मो आयनिक इक्विलिब्रियम, मतलब केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम में है लॉग। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं फिजिकल के, सब में लॉग है। अगर पहले से आपको 11th क्लास से थोड़ा डर है इनके मन में को लेके, तो वो निकाल दो सबसे पहले, है ना। मैंने तो 11th में बताया भी था बच्चों को लॉग कैसे लेना है, उल्टा कैसे करना है ना। मतलब ऑब्वियसली जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक याद तो किसी को नहीं रहने वाला, है ना। फिर से बता सकते हैं बट याद तो प्रैक्टिस करके ही होगा, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद ही होगा। ठीक है, चलो ओके बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर।